एक बार की बात है, सुरेश नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वो स्कूल में पढ़ता था। जब भी कहीं वो क्लास में होता, उसे मैदान में खेलने का बहुत मन करता। उसकी इस आदत की वजह से उसके घर वाले तथा उसके दोस्त भी बहुत परेशान हुआ करते थे। एक दिन सुरेश का दोस्त मोहित अपनी दोस्त राधा से, राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूरज आजकल कुछ ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा है? हाँ मोहित, मैंने भी ये सारी बातें नोटिस की है। और तो और उसकी माँ मिली थी कल, जो कि उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान है। बातें करते करते सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। छुट्टी के दिन सुरेश जंगल की ओर घूमने जाता है। जंगल में चलते चलते वो थक जाता है, तो उसे कुछ घास दिखाई देती है और उस पर सुरेश लेट जाता है। थकान की वजह से उसे गहरी नींद आ जाती है। सोने के कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, सुरेश, सुरेश। सुरेश आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक सुंदर सी परी खड़ी थी। आप कौन हो? मैं परी हूँ। परी के ऐसे कहते ही सुरेश खुशी से झूम उठा और उससे बातें करने लगा। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये आपके हाथ में क्या है? ये जादुई छड़ी है और ये मैजिकल बॉल। ये कोई साधारण बॉल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की डोर है। अगर इसे थोड़ा सा खींचोगे तो कुछ सेकंड और कुछ मिनटों में ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकोगे। क्या ये आप मुझे दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर तुम समय में आगे चले गए तो पीछे कभी नहीं लौट सकोगे। सुरेश के हाथ में वो बॉल देकर परी अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुरेश जब क्लास में बैठा था तो टीचर उसे पढ़ा रहे थे, लेकिन सुरेश का सारा ध्यान हर रोज की तरह मैदान में ही था कि तभी उसे मैजिकल बॉल की याद आई। उसने झट से वो बॉल निकाली और उसकी डोर को धीरे से खींचा तो वो अगले कुछ मिनट में ही मैदान पर आ गया। ये सब देखकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो अपने आप से, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा कर सकता हूँ। तो अपने आदत के अनुसार वो फिर से ऊब गया और फिर सोचने लगा, अरे यार, ऐसे बच्चों जैसे जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं जवानी में जाऊं? ऐसा कहकर सुरेश ने फिर से उस बॉल की डोर खींची और वो जवानी में चला गया। अब वो एक शादीशुदा आदमी बन चुका था। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। उसके माँ पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। इस परिवर्तन ने सुरेश को थोड़ा दुखी कर दिया था, लेकिन वो अपने परिवार और बच्चों को देखकर अच्छा महसूस कर रहा था। सुरेश ने कभी भी अपने वर्तमान का आनंद लेने का नहीं सोचा था। अब कुछ महीनों बाद वो फिर से सोचने लगा, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। बच्चों को संभालना, ऑफिस का अलग टेंशन और बूढ़े माता पिता की देखभाल। अब मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम से जिंदगी जीता। ऐसा सोचकर सुरेश ने फिर से पूरी ताकत से वो डोर खींची। अब वो एक वृद्ध आदमी बन चुका था। सुरेश के माँ पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे थे। उसकी पत्नी भी कुछ बीमारी के कारण मर चुकी थी और उसके बेटे अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में जाकर रहने लगे थे। सुरेश कभी कभार ही अपने बच्चों से मिलने जाता था। अब वो फिर से सोचने लगा, मुझे लगा रिटायर होने के बाद मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने अपने जीवन का आनंद भी नहीं लिया। ऐसा कहकर बूढ़ा रोने लगा। तभी उसके सामने वही परी आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ सुरेश, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा अच्छा नहीं लगा? सुरेश क्रोधित होकर कहने लगा, पहले तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे उससे नफरत होने लगी। मेरा पूरा जीवन मेरे आंखों के सामने बीत गया, लेकिन मैं एक पल भी मेरे जिंदगी का आनंद नहीं ले पाया। आज मैं अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ। भगवान का दिया अनमोल तोहफा मेरा जीवन, वही मैंने बर्बाद कर दिया। ओह, तुम तो मेरे शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट दे सकती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सुरेश को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक और वरदान मिल रहा है। वो परी से,
मैं पहले जैसा स्कूल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ, जीवन का असली आनंद हर पल जीने में ही है। जो जिंदगी जीना नहीं जानता वो कभी खुश नहीं रह पाता। कृपा करके मुझे मेरा पहला जीवन लौटा दो। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। सुरेश, सुरेश उठो बेटा, तुम यहाँ जंगल में कैसे आए? और ये सपने में कृपा करके ये क्या बड़बड़ा रहे हो? उठो बेटा। सुरेश आंखें खोलकर देखता है तो अपनी माँ को सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगता है। अब वो कसम खाता है कि वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह से जिएगा और डे ड्रीमिंग में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन के हर पल को खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आ पाए। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी जी लो, आज ही खुशियां मना लो। रामपुर नाम का एक कस्बा था जहां रमेश अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। बचपन से ही रमेश को फौजी बनना था, लेकिन वो जहाँ रहता था वहाँ पर उसे अपना सपना पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो जल्दी ही एक फौजी बना। अपने काम की शुरुआत करने से पहले ही उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। अब वो अपनी पत्नी शीला, माँ मेघा और पिता भालचंद्र के साथ शहर में रहने आ गया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद जब शीला पेट से थी तभी रमेश की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई। अब रमेश अपनी पत्नी शीला का हाथ अपने हाथों में लिए उससे, शीला, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ अपने साथ साथ मेरे माँ और पिताजी की भी सेवा करनी होगी। अपने साथ उनका भी ख्याल रखना होगा। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। देश की सेवा करने जा रहे हैं तो यहाँ की सारी चिंताएं यही छोड़ जाइए और देश की सेवा पूरे मन से कीजिए। शीला की बातें सुनकर रमेश को अच्छा लगता है। अब दूसरे दिन सुबह ही रमेश अपने माँ पिताजी का आशीष लेकर और अपनी पत्नी को बाय करते हुए घर से देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब शीला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन रमेश उसे देखने भी नहीं आ पाता। वो सिर्फ फोटो में ही उसे देखता है, क्योंकि रमेश का काम ही ऐसा था कि वो साल में सिर्फ एक ही बार घर आ पाता था। तो उसने अपने बेटे को बहुत देर बाद देखा। वो जब भी घर आता तो सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और सारे परिवार के लिए एक अलग ही उत्सव हुआ करता था। वो बड़े खुश हो जाते थे। अब रमेश का बेटा बड़ा होने लगा था। एक दिन रमेश का बेटा रघु शीला से, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? सबके पिताजी उनके साथ रहते हैं और मेरे पिताजी कभी कभार ही आकर मेरे साथ रहते हैं। रघु की बात सुनकर शीला को रमेश की बड़ी याद आने लगती है। तभी वो अपने बेटे को समझाते हुए, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कौन है और वो हमसे क्यों दूर रहते हैं? रघु अपनी गर्दन हिलाते हुए ना कहता है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी एक फौजी है जो अपने देश की सेवा करते हैं और उन्हीं के कारण हम यहाँ अच्छे से रह पाते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी खौफ के। तुम्हारे पिताजी एक शूरवीर इंसान है और अगर देश की सेवा करनी है तो वो हमारे साथ रहकर नहीं कर सकते, समझे? माँ, क्या सच में मेरे पिताजी एक शूर योद्धा है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो वो हमें वक्त नहीं दे पाते। शीला रघु को बड़े अच्छे तरीके से समझाती है कि उसके पिताजी उनके साथ क्यों नहीं रह पाते। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद रमेश घर आने वाला था तो सभी बहुत खुश थे। रमेश के घर वाले, साथ साथ उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग, वो रमेश की राह देखने लगे थे। अब रमेश घर पहुंचता है तो उसके घर वालों के लिए तो जैसे दिवाली आ चुकी थी। वो रमेश का ग्रैंड वेलकम करते हैं। उसमें रघु भी मदद करता है। अब जब रमेश घर आता है तो उसे देखकर रघु अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। रमेश बड़े प्यार से उसे बुलाता है, रघु, रघु, आओ बेटा, अपने पापा से नहीं मिलोगे? देखो पापा ने क्या क्या खिलौने लाए हैं तुम्हारे लिए। आओ जल्दी मेरे पास आओ बेटा। रघु रमेश के पास जाता है। अब धीरे धीरे करके रघु रमेश के साथ ही रहने लगा था। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि तभी रमेश को फोन आता है और रमेश को अर्जेंटली अपनी पोस्टिंग पर बुलाया जाता है। ये सुनकर रमेश तुरंत ही अपने निकलने का बंदोबस्त कर लेता है। अपने माँ पिताजी से आशीष लेते हुए और अपने बेटे को आशीष देते हुए
और अपनी पत्नी से कुछ कहते कहते वहां से निकल जाता है। सभी भारी मन से उसे विदा करते हैं। मन में दुख तो था कि जितनी छुट्टी मिली थी उतने दिन रमेश नहीं रह पाए, पर साथ ही खुशी थी कि उनका बेटा देश की सेवा कर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बार जब से राकेश घर से गया था तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा था, तो वो हर रोज टीवी पर न्यूज़ देखते रहते ताकि उनके बेटे का एक बार उन्हें पता चल सके। और कुछ ही दिनों में अचानक से एक दिन मोबाइल की रिंग बजती है। जैसे ही शीला फोन उठाती है तो दूसरी ओर से आवाज आती है, देश की सेवा करते वक्त रमेश जी को वीर गति प्राप्त हो गई है। ये बात सुनते ही शीला के हाथ से मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है। तभी रमेश के पिताजी फोन उठाकर बोलने लगते हैं, तो वो भी शॉक हो जाते हैं। जब रमेश का बेटा सिर्फ 5 साल का था। अब शीला अपने आप को संभालते हुए अपने सास ससुर को भी संभालती है। रमेश का अंतिम संस्कार बहुत ही बड़े पैमाने में होता है। अब रमेश को गुजरे हुए 1 साल बीत चुका था। अब उसकी पत्नी शीला अपने आप को भी देश की सेवा में झोंक देना चाहती थी। वो अपने ससुर से, बाबा, मैं चाहती हूँ कि जिस काम को रमेश बीच रास्ते में छोड़कर गए हैं उसे पूरा करूँ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये बात सुनकर शीला के ससुर बड़े गर्व से शीला से, शीला, आज लग रही हो तुम रमेश की पत्नी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रुकूंगा बेटी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम सब कर सकती हो। अब शीला अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है जो उसने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दी थी। वो बड़ी मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर एयरफोर्स में ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग करती है। अब शीला अपने बेटे को अपने सास ससुर के पास छोड़कर देश की सेवा कर रही है। रमेश के घर के सभी लोगों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है और रघु भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह इस देश की सेवा करना चाहता है, इस मिट्टी की सेवा करना चाहता है। अपने पिता की तरह एक फौजी बनने का सपना मन में ठाने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। दोस्तों, हमारे जवान अपनी जान और परिवार की बिना फिक्र किए बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं और कुछ जवान देश की सेवा करते वक्त देश के लिए शहीद हो जाते हैं। न जाने उनके बाद उनके परिवार वालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। फिर भी वो परिवार एक योद्धा की तरह अपने जीवन की जंग लड़ते हैं और फिर से अपने देश के लिए एक बेटा तैयार करते हैं। देश सेवा ही उनका धर्म है। ऐसे सारे परिवार वालों को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।